नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। बंगाल के दंगल में आज एक नया एलिमेंट आ गया है। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले राम यानी कि अरुण गोविल सबको याद हैं और वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं और प्रचार करेंगे बंगाल में। ये बात दिलचस्प है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे को जोर शोर से इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, एक तरफ जय श्री राम का नारा और दूसरी तरफ खुद राम प्रचार के लिए उतरेंगे। क्या आपको लगता है कितना फर्क पड़ेगा? पुरानी बात हो गई है इस रामायण को, लेकिन अब भी लोगों के दिमाग में काफी ताजा है। बार बार ये सीरियल दिखाया भी जाता है। अरुण गोविल का प्रचार कितना फर्क डाल सकता है? देखिए, बात जरूर पुरानी हो गई है नगमा, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर दिखाया गया रामायण को दोबारा और काफ़ी ज़्यादा टीआरपी इसको आई। जो सारे रिकॉर्ड थे टीआरपी के वो रामायण ने तोड़ दिए थे। तो ये दिखाया था कि किस तरह से रामायण और रामायण के जो सारे किरदार हैं वो अब भी लोकप्रिय हैं। और यही वजह है कि अरुण गोविल उसके बाद फिर से सक्रिय हुए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर उनका अकाउंट बना, उसके बाद लगातार वो ट्वीट करते रहे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब शुरुआत में रामायण आई थी, धारावाहिक जब आया था, तब बीजेपी ने अरुण गोविल को भी अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चले गए थे। बीजेपी को रावण और सीता तब मिले थे, यानी रावण यानी अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता की भूमिका अदा की थी। दोनों को बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था और दोनों ही चुनाव जीत करके लोकसभा में आए थे। अरुण गोविल तब बीजेपी में नहीं आए थे। अब वो बीजेपी में तब आए हैं जब पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी लड़ रही है और वहां पर जय श्री राम का नारा जो है बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। दूसरी बात यह भी है कि धारावाहिकों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने तमाम लोगों को अपने साथ ले लिया है। इनमें जो किरदार निभाए हैं, अरुण गोविल अब साथ में आ गए जो कि राम थे, दीपिका चिखलिया जो सीता थी, अरविंद त्रिवेदी जो रावण थे, रूपा गांगुली जो द्रौपदी थी, नीतीश भारद्वाज जो कि कृष्ण बने थे। अखिलेश, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि अरुण गोविल जो है वो अब बात करने वाले हैं और हम सीधे वहीं चलते हैं, सुनाते हैं आपको क्या कहना है इनका। हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय है। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं जरूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं जरूर देना चाहूंगा। उसके लिए वी नीड ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी फिर हमारे से। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इस समय है
वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है जहां मैं बैठा हूं। तो ये हुई बीजेपी की बात। दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए, वो जैसे अरुण सिंह जी ने अभी कहा, ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। और आज उस देश में किसी बात से मोर लाइक धर्म, अगेन धर्म की बड़ी रहा हूं आपको। अखिलेश हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। अखिलेश, जो अहम बातें, एक तो बिल्कुल जिस रूप में उनको याद किया था अरुण गोविल को, कुछ उसी रूप में वो नजर आए, और धर्म क्या है और कर्तव्य क्या है ये सब उन्होंने बताया। उन्होंने एक बात अहम कही कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को एलर्जी हो गई है। ऐसे में कितने ज्यादा प्रासंगिक होंगे अरुण गोविल, और जो राम का उनका चरित्र रहा है लोगों के दिलो दिमाग में उसी रूप में है वो। तो जय श्री राम का काफी इस्तेमाल, भले ही वो पॉलिटिकल नारा ना हो या अरुण गोविल कह रहे हैं, पर पॉलिटिकल नारे के रूप में ही इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा अरुण गोविल भी वहां जब होंगे तो ममता के खिलाफ। देखिए, ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें भगवान राम को लेकर के, या जो वहाँ की जो धार्मिक विरासत है, जो संस्कृति, उसमें भगवान राम को लेकर के, रामायण को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। वहाँ पर दुर्गा माता की पूजा होती है। यही बात बार बार जो टीएमसी समर्थकों की ओर से कही जाती है। लेकिन बीजेपी कहती है ऐसा नहीं है, राम जो है वो पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं, और इसीलिए जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। अभी कल भी ममता बनर्जी ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा नारा जय श्री राम नहीं, हम तो जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी इस नारे को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल न सिर्फ करना चाह रही है, बल्कि उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए उन्होंने अब राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी अपने साथ ले लिया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है, जो पहली बातें उन्होंने कही हैं, सबसे पहले उन्होंने जय श्री राम नारे का जिक्र किया है। तो इससे भी ये समझ में आता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी अरुण गोविल का इस्तेमाल करने जा रही है। जी, एक तो ये हो गया, और दूसरे की वहां पर जिस तरह के खेला होबे के आदान प्रदान दोनों तरफ से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे और उन्होंने कैसे कहा कि टीएमसी का मतलब क्या है, ट्रांसफर माई कमीशन, ये जो हमले हैं बीजेपी और टीएमसी जिस तरह आमने सामने है बंगाल में, किन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर लग रहा है आपको कि क्या वो नारे हैं जो बहुत चल रहे हैं? खेला होबे बहुत ये लोकप्रिय हुआ टीएमसी की तरफ से, तो बीजेपी किन चीजों का इस्तेमाल यहां पर ज्यादा कर रही है? खेला होबे नारा है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ, उसको एक गाने की शक्ल दी गई थी, और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, असम में भी ये नारा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो आज पीएम मोदी ने करीब 2 से 3 मिनट तक हर बात को लेकर के उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लिए तो राजनीति खेल है, समाज सेवा खेल है, लेकिन हमारे लिए खेला होबे का मतलब ये है कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, ये तमाम बातें उन्होंने कही, विकास देंगे। तो वो उन्होंने उस नारे की काट ढूंढने की कोशिश की है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने खुद अपना एक नारा बनाया है, वो है पीसी गो। पीसी यानी बुआ को बोलते हैं वहां पर, और बुआ गो, बुआ जाइए, ये करके नारा बीजेपी ने वहां पर दिया है। तो बीजेपी इस तरह से करना चाह रही है। नगमा, एक छोटी सी बात मैं आपको बोल दूं कि आज अब से कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया है। मुकुल रॉय, जो बहुत बड़ा नाम है, टीएमसी से बीजेपी में आए थे, रेल मंत्री रह चुके हैं, उनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। राहुल सिन्हा, जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, नाराज भी चल रहे थे बीच में, उन्हें भी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है। सांसद जो है उनको भी, एक सांसद को भी टिकट दिया गया। तो ये बीजेपी लगातार वहां पर अपने उम्मीदवारों को लेकर के भी माथापच्ची कर रही थी, और अब से कुछ देर पहले उसकी भी सूची जारी हो चुकी है। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। काफी दिलचस्प है बंगाल का दंगल, यहाँ पर अरुण गोविल भी अब शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ खेला होबे का जो नारा है उसे लेकर जवाब और आरोप, ये तमाम चीजें चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी की चुनावी नारी खेला होबे को लेकर खूब हमले किए हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीएमसी सिर्फ अपने खेल में लगी है, दीदी को विकास नहीं खेल की चिंता है। उन्होंने कहा दीदी बदली बदली दिख रही हैं, वो बदली नहीं, ये हार का डर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, विकास होबे, शिक्षा होबे, हॉस्पिटल होबे, स्कूल होबे, सोनार बांग्ला होबे।
खेला नहीं खेला जाता दीदी, खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी ओ दीदी, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माई कमीशन में ही डूबे हुए। बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। तो खेला होवे का खूब जवाब दिया गया तरह तरह से। और पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमले किए हैं ममता बनर्जी पर, दीदी पर, उस हमले का जवाब दीदी ने भी जोरदार दिया। वेस्ट मिदनापुर की रैली में ममता ने बीजेपी पर चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेताओं को पैसे देकर और केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर खरीदने का आरोप लगाया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक बाघ की तरह हूं और मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगी, मैं केवल जनता के सामने अपना सर झुकाती हूं। ममता ने यह भी कहा कि चोटिल होने के बाद भी वो जनता के बीच इसलिए आई हैं क्योंकि सांप दरवाजे पर है, उसे अंदर नहीं आने दे सकते। ভরসা যোগাবে আমার একটি পায়ের এবং মা বোনদের পায়ের মধ্যে দিয়ে আমি আমার আগামী দিনের পথ চলাকে খুঁজে পাবো। আমি কালকে একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলাম, ফিরে আবার ড্রেসিং করতে হলো, প্লাস্টার করতে হলো। দেখলাম এখনো পুরোপুরি রক্ত জমাট হয়ে আছে, একদম পুরোটা পা নাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছুটে আসছি একটাই কারণে, মাগো ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে, ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। सांप को अंदर नहीं आने देंगी दीदी, उन्होंने खुद को बाघ कहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही लेकिन राजनीतिक हिंसा भी काफी बढ़ती जा रही है और राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हुआ। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। इस हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता जख्मी हुआ है, उसे धर्मेंद्र प्रधान ने हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा उत्तरी 24 परगना के जगदलपुर में क्रूड बम से हमला हुआ है। इस हमले में एक बच्चे समेत बीजेपी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं और इसी नंदीग्राम में ही पर्चा भरने के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला किया गया जब उन्हें पैर में चोट लगी थी। ममता दीदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको लड़ना है तो प्रजातांत्रिक तरीके से लड़े।
आज सुबह से ही जब पदयात्रा शुरू हुई है भाई शुभेंदु का जो लोकप्रियता, जो जनता की सैलाब उमड़ी है, उसे डर के जगह जगह पे मेरे सामने ही सोना चौरा चौक में युवा मोर्चा की अध्यक्ष हमारी पूर्ण पात्र की ऊपर जानलेवा हमला हुई है। हम चुनाव आयोग को अनुरोध करते हैं, हमें आप पे भरोसा है। नंदीग्राम एक विशेष परिस्थिति में गुजर रहा है। यहाँ पैरामिलिट्री की फोर्स आज ही देखिए चुनाव से 12-15 दिन पहले से लोगों के ऊपर डराने के लिए, धमकाने के लिए जानलेवा हमला हो रही है। आज सुबह से इस प्रकार की बमबारी शुरू हुई है। इसकी प्रजातंत्र में नंदीग्राम की जनता कड़ा जवाब देगा, मेरा पूरा विश्वास है। और असम, बंगाल दोनों ही जगह चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपने पूरा जोर लगाया है। असम में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से सीधा मुकाबला है। इन दोनों राज्यों में चुनाव और प्रचार की तैयारियों पर असम में बीजेपी के प्रभारी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की है हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने। हम इस वक्त जुड़ रहे हैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, जो कि असम चुनाव के प्रभारी भी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। ये पहला अवसर है बीजेपी के लिए जबकि उत्तर पूर्व में कहीं पे आप अपने जो पावर में है और आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया है। अगर केंद्र के पर्सपेक्टिव से हम इस चुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से पार्टी इस चुनाव को देख रही है? कांग्रेस जिसे महागठबंधन कहती है वो महाठगबंधन है। जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार मतदाताओं ने आशीर्वाद देकर बनाई थी और असम के इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी टीम, इनकी लोकप्रियता एकदम चरम पर है। गत 5 वर्षों में असम में विकास के मामले में भी तब्दीली आई है, ट्रांसपेरेंसी भी आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और जो शांति की अपेक्षा असम के नागरिकों को थी, इस पूरे 5 साल में असम में शांति रही है, सुरक्षा रही है, विकास मिला है, ट्रांसपेरेंसी रही है। इसलिए असम की जनता को पूरा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और इस चुनाव में हम लोग पहले से अधिक सीटें लेकर चुनाव में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पड़ोसी राज्य बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ पे आप जो पावर में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। असम में आपको पावर रिटेन करनी है। जो बीजेपी का जो नेशनल एक्सपेंशन जो प्लान था पिछले कुछ सालों में हो रहा है, उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जनता का रुझान सारा देश देख रहा है। ममता जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, उससे अपने आप में ये तय है कि जनता ने ममता जी को विदाई देने का पूरी तरह से मन बना लिया है और भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है जनता। असम में चुनाव के इश्यूज को देखें तो बीजेपी जबकि डेवलपमेंट की बात कर रही है, मगर बीजेपी ये भी कह रही है कि एक सिविलाइजेशन की लड़ाई है। आप बदरुद्दीन अजमल को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीएए के ऊपर अपना चुनावी मोर्चा खोला है। 5 गारंटीज उन्होंने दिया है, जिसमें चाय बगीचों में जो दिहाड़ी है उसको भी बढ़ाने की बात की है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सीएए है ये कितना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कैंपेनिंग या फिर चुनाव के दौरान? देखिए, कुल मिला के कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस जो भी आज बोल रही है उस पर जनता इसलिए भरोसा नहीं करेगी कि इससे पहले एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई है। कांग्रेस चाहती तो आसाम को परिवर्तन कर सकती थी। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ से अनेक बार राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन एक काम पूरे आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने फोकस्ड किया, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रगति और आशा की किरण का संचार हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।
और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। 148 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। सांसद जगन्नाथ सरकार शांतिपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुकुल रॉय कृष्णा नगर से लड़ेंगे। राहुल सिन्हा हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 5 सांसद हैं और बीजेपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। कुल 8 मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया है। अखिलेश जो नाम शामिल आए हैं उसमें मुकुल रॉय एक बड़ा नाम है और दूसरी बात ये भी कि 8 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। इसमें से क्या ऐसी बातें हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं क्या, या वही नाम है जिनकी उम्मीद थी? देखिए, 2-3 चौंकाने वाली बातें इसमें जरूर हैं नगमा। पहली बात तो यह है कि मुकुल रॉय को उतार दिया गया, राहुल सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया, लेकिन दिलीप घोष जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक मानते हैं, उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। तो ये एक जरूर हैरान करने वाली बात है। हालांकि ये अपेक्षित था। इस बात की जानकारी लगातार बीजेपी नेता हमें दे रहे थे, कह रहे थे कि दिलीप घोष को चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि मुकुल रॉय को और राहुल सिन्हा को इनको मैदान में उतारा गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक अंदरूनी जो बीजेपी का समीकरण है उसको रिफ्लेक्ट करता है किस तरह से बीजेपी वहां पर सारे विकल्प खुले रख करके चल रही है कि चुनाव के बाद किसी का भी नाम बाद में बढ़ाया जा सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए, अगर वहां पर सरकार बनती है तो। दूसरी बात यह कि 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मैदान में उतारा है। बीजेपी पर यह आरोप लगता आया है कि वो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि मुसलमान हमें टिकट नहीं देते इसलिए हम उनको वोट नहीं देते, इसलिए हम उनको टिकट नहीं देते। लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और वहां मुस्लिम मतदाता हैं। तो बीजेपी ने 8 मुसलमानों को टिकट दिया, इनमें 3 महिलाएं भी हैं। यह भी एक गौर करने वाली बात है। अनिर्बान गांगुली जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर जिन्होंने किताब में एडिटिंग की है, लिखा है, कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें बोलपुर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बोलपुर वो सीट है जहां पर की चुनावी हिंसा और खासतौर से टीएमसी और बीजेपी के बीच में राजनीतिक हिंसा काफी ज्यादा होती आई है। तो उस सीट पर भी एक वैचारिक दृष्टि से बीजेपी से जुड़े व्यक्ति को, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति को उतार करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की है। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। तो ये इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें हैं और अहम ये भी है कि इसमें 8 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। अब बंगाल चुनाव से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के बयान की। उत्तराखंड में हाल ही में सीएम बने तीरथ सिंह रावत महिलाओं पर दिए गए बयान की वजह से चर्चा में है और हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। एक कार्यक्रम में घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि एक महिला ने एक फटी जीन्स पहनी हुई थी जिसमें उसके घुटने दिख रहे थे। और क्या ऐसी महिलाएं किस तरह का संस्कार सिखाएंगी? उनके इस बयान पर ट्विटर पर रिप्ड जीन्स ट्रेंड करने लगा। महिलाएं, नेता और तमाम एक्ट्रेस रिप्ड यानी कि घुटनों से के पास से फटी हुई जीन्स पहनकर तस्वीरें डाल रही हैं और तीरथ सिंह रावत को आईना दिखा रही हैं। इस मसले पर कौन क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं कि तीरथ सिंह रावत ने कहा क्या जिस पर हंगामा हो रहा है। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूं? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा? तो फटी हुई जीन्स पहनने से क्या संस्कार खत्म हो जाते हैं? अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने तीरथ सिंह रावत को आड़े हाथों लिया। उनके इस बयान पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहां सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा नव्या ने रिप्ड जीन्स यानी कि घुटनों से फटी जीन्स में अपनी एक तस्वीर डालकर अपना विरोध भी जताया है। और सियासी हलके से भी तीरथ सिंह रावत पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नव्या नवेली की नानी यानी कि समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन से लेकर कांग्रेस तमाम लोगों ने इस पर बयान दिया। आपको सुनाते हैं जया बच्चन ने क्या कहा।
इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के जमाने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। दिल्ली से टनकपुर जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चली। इसे बड़ी मुश्किल से खटीमा में रोका गया। टनकपुर स्टेशन आने से थोड़ा पहले एक जानवर ट्रेन की चपेट में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। ट्रेन में जो लोग बैठे थे वो काफी डर गए। ट्रेन को खटीमा में किसी तरह से रोकने के बाद मुसाफिरों को बस से टनकपुर भेजा गया। एक गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। तो विदेश तो नहीं, प्रदेश के उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जब एक ट्रेन सरपट पीछे की ओर दौड़ने लगी। 2-4 किलोमीटर नहीं बल्कि करीब 35 किलोमीटर तक बुधवार को ये ट्रेन ऐसे ही पीछे की तरफ भागती रही। ये दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस है। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों से लेकर ट्रेन में सवार यात्रियों के लिए यह अनोखा और अचरज जैसा ही था। ट्रेन में सवार मुसाफिरों ने घटना के बाद बताया कि जब अचानक ऐसा हुआ तो फिर डर लाजमी है। उल्टी दिशा में जब तक ट्रेन दौड़ती रही तो डरे ही रहे। किसी तरह से इस उल्टी भागती ट्रेन पर ब्रेक उत्तराखंड के खटीमा स्टेशन पर लगा। जानकारी के मुताबिक टनकपुर स्टेशन से पहले एक गाय ट्रेन की चपेट में आ गई। फिर ट्रेन के लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर जैसे ही वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। बाद में खटीमा स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद ट्रेन से यात्रियों को उतारकर बस के जरिए टनकपुर भेजा गया। बाद में रेलवे की तकनीकी टीम खटीमा पहुंच गई और तकनीकी जांच में जुट गई। अच्छी बात रही कि ट्रेन न तो डिरेल हुई और न ही इसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचा। जानकार की माने तो ट्रेन की उल्टी दिशा में दौड़ने की ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब ट्रेन ढलान पर हो और ब्रेक काम न करे। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और लोको पायलट और गार्ड को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।